डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी यानी डायबिटीज़ के मरीज़ों में किडनी का इन्वॉल्व हो जाना, डायबिटीज़ में किडनी का शामिल हो जाना, या कह सकते हैं हम किडनी के ऊपर डायबिटीज़ का प्रभाव जब आने लगता है तो हम इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। डायबिटीज़ की वजह से जब किडनी आवश्यक पदार्थों को शरीर में रोक नहीं पाती और उनको पेशाब के साथ निकालना शुरू कर देती है, तो ये एक पहला लक्षण होता है, पहला स्टेप होता है जिससे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी को पहचान सकते हैं। सामान्यतः हमारी किडनी का कार्य ये होता है कि वो जो आवश्यक पदार्थ हैं हमारे खून में, उनको रोकती है शरीर में, उनको पेशाब के रास्ते बाहर जाने नहीं देती है, जबकि जो पदार्थ वेस्टफुल हैं उनको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। तो एक तरीके से किडनी हमारे शरीर में एक छन्नी का काम करती है, और जब ये छन्नी अपना काम सही प्रकार से करना बंद कर देती है, यानी आवश्यक पदार्थ जैसे क्या है, आवश्यक पदार्थ प्रोटीन है, आवश्यक पदार्थ ग्लूकोज है, जब इन चीज़ों को ये बाहर फेंकना शुरू कर देती है, तब हम कहते हैं कि शायद किडनी हमारी सही प्रकार से काम नहीं कर रही है। ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो एक निश्चित लेवल जो कि 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का खून में शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल होता है, जिसके ऊपर जाने पे ये किडनी के रास्ते बहना शुरू हो जाता है। तो किडनी हमेशा ये कोशिश करती है कि इसको किसी तरीके से बॉडी के अंदर रोका जाए, लेकिन जब ये 180 के ऊपर चला जाता है इसकी मात्रा ब्लड में, तो किडनी उसको रोक नहीं पाती। इसके बाद फिर वो प्रोटीन को निकालना शुरू कर देती है, और प्रोटीन भी हमारे शरीर से बहना शुरू हो जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग मटीरियल है। बिल्डिंग मटीरियल जैसे आप समझिए, एक मकान में ईंटें होती हैं, तो एक मकान में ईंटें जो होती हैं वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर वो किसी तरीके से गलना शुरू हो जाए तो मकान खड़ा नहीं रह पाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा प्रोटीन गलना शुरू हो जाए और पेशाब के रास्ते बहना शुरू हो जाए तो हमारा शरीर कमज़ोर होता जाएगा और धीरे 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 करके बिल्कुल ये अशक्त हो जाएगा, जिसको हम इस्तेमाल करने के लायक नहीं रह जाएंगे। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पहला साइन ये होता है कि पेशाब में प्रोटीन जाना शुरू हो जाता है। ये प्रोटीन अगर 30 मिलीग्राम प्रतिदिन तक जाता है तो हम इसे बहुत अधिक नहीं मानते, लेकिन अगर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये इस बात का संकेत होता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रोग्रेसिव प्रोटीनूरिया एक खराब संकेत है। कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ा होने की वजह से भी मधुमेह के रोगियों में प्रोटीन जाना शुरू होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटीज़ के मरीजों में किडनी की बीमारी सिर्फ बढ़े हुए शुगर स्तर से ही नहीं होती, बल्कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को एक साथ नियंत्रित करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, तभी हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी को होने से रोक सकते हैं। जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि डायबिटीज़ के मरीजों में सबसे कॉमन समस्या होती है उनकी नसों में असर आना। उसके बाद जो दूसरी सबसे कॉमन समस्या होती है वो गुर्दे पे असर आना, यानी किडनी में असर आना, जिसको कि हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। और नेफ्रोपैथी की पहचान यही होती है कि आप पेशाब की जांच करें और उसमें आपको प्रोटीन जाता हुआ दिखाई दे। अगर वो प्रोटीन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या प्रतिदिन से कम है तो हम उसे माइक्रोएल्बुमिनूरिया कहते हैं, अन्यथा इसे मैक्रोएल्बुमिनूरिया कहा जाता है। माइक्रोएल्बुमिनूरिया में पेशेंट अगर होता है तो उसको एक बार के लिए माना जा सकता है कि ये उतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी एक संकेत है कि आने वाले समय में मरीज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जा सकता है। मैक्रोएल्बुमिनूरिया, फ्रैंक एल्बुमिनूरिया इस बात का संकेत है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी की शुरुआत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अगर हम इसको किसी भी लेवल पे नियंत्रित, अपने शुगर के स्तर को नियंत्रित करने की कोशिश करें और अपने ब्लड प्रेशर को वापस नियंत्रित करने की कोशिश करें, 130 और 80 के अंदर लाने की कोशिश करें, तो हम इस नेफ्रोपैथी को रिवर्ट कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को लक्षणों का पता नहीं चलता, क्योंकि वो लोग इसके जो लक्षण हैं उनको रियलाइज़ करने की कोशिश नहीं करते। जैसा मैंने कहा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पहला स्टेप होता है कि हमारी प्रोटीन जो है पेशाब के रास्ते बाहर जाना शुरू हो जाती है।
जब प्रोटीन पेशाब के रास्ते बाहर जाना शुरू होती है तो एक ऑब्वियस फीलिंग है, एक सामान्य बात है कि इंसान को कमज़ोरी महसूस होती है। कई बार वो इस तरह की कमज़ोरी को तमाम सारी दूसरी चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करता है, तो वो अपनी कमज़ोरी का उपाय विटामिन की गोलियों में ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि उनकी कमज़ोरी का उपाय उनके मधुमेह के अपेक्षित नियंत्रण में है, उनके ब्लड प्रेशर के अपेक्षित नियंत्रण में है। तो ये पहला लक्षण है जिसकी वजह से आप इसको पकड़ सकते हैं और इसको वापस कोशिश कर सकते हैं ठीक करने की। दूसरी चीज़ जो है, कई बार ये सामान्यतः कमज़ोरी आना या सामान्यतया हमें पेशाब के रास्ते प्रोटीन जाना, कई बार बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते और इसकी जांच भी नहीं कराते, तो वो लोग आगे की स्टेज में चले जाते हैं जिसमें प्रोटीन का लॉस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब प्रोटीन का पेशाब में जाना अधिक बढ़ जाता है तो पैरों में सूजन आना शुरू होती है। कुछ लोगों को चेहरे पे सूजन भी आना दिखाई देने लगती है जब किडनी की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। इनमें से कोई भी बात हो तो तुरंत अपने पेशाब की जांच कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें, अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएं, अपने ब्लड शुगर की जांच कराएं। यदि आप पहले से ब्लड शुगर का इलाज ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर की जांच कराएं और उससे रिलेटेड और जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं उन सब के इन्वेस्टिगेशन अपने डॉक्टर से पूछ करके इनको कराएं। तभी आप इससे नेफ्रोपैथी में जाने से रोक सकते हैं, इससे बच सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो है कि मधुमेह का नियंत्रण ना करना, यही सबसे अधिक कारण है। पर इसके बाद भी ये देखा गया है कुछ लोग जेनेटिकली भी इसके लिए प्रोन होते हैं कि मधुमेह का अपेक्षित नियंत्रण करने के बाद भी उनकी किडनी में प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों को तो अधिक सावधान रहने की ज़रूरत होती है। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा मधुमेह पीड़ित व्यक्ति है जिसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है तो परिवार के अन्य सदस्यों को उसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल अपने लिए रहना चाहिए और उनको अपने मधुमेह नियंत्रण के परीक्षण को बार बार करते रहना चाहिए। पेशाब में प्रोटीन की जांच बार बार करते रहना चाहिए, अपने ब्लड प्रेशर को बार बार देखते रहना चाहिए और शुगर भी देखते रहना चाहिए। यदि ये कभी भी अनियंत्रित मात्रा में मिले तो तुरंत अपनी डॉक्टर से मिल करके अपनी दवाई को शुरू करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी इससे ठीक किया जा सके और ये ऐसी स्थिति में ना जाए जहाँ पे कि किडनी काम करना बंद कर दे। सबसे पहली चीज़ तो पेशाब की जांच कराएं। पेशाब की जांच में अगर प्रोटीन मिलेगा तो ये इसका सबसे प्राथमिक डायग्नोसिस है। इसके अलावा और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। नेफ्रोपैथी जब होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सीरम क्रिएटिनिन और सिर्फ ब्लड यूरिया जैसी चीज़ें बढ़ी हुई मिलें। सिर्फ पेशाब में प्रोटीन जाना ही नेफ्रोपैथी के लिए काफ़ी है उसके डायग्नोसिस करने के लिए। लेकिन जब वो समस्या अधिक बढ़ जाती है, रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर में चला जाता है, तब सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया बढ़ना शुरू होता है और साथ ही खून में पोटेशियम की मात्रा भी बढ़ना शुरू होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी बीमारी की 3 स्टेज होती हैं। एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ से हम वापस लौट सकते हैं, दूसरी स्टेज होती है जहाँ से वापस तो नहीं लौट सकते पर उसके आगे बढ़ना रोका जा सकता है, और तीसरी स्टेज ऐसी होती है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता लेकिन हम इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, इसके बढ़ने की गति को कम कर सकते हैं। तो नेफ्रोपैथी में भी ये है कि अगर ये माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया के फेज़ में है तो हम वापस लौट सकते हैं। यदि ये माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया से मैक्रो एल्ब्यूमिनूरिया में प्रवेश कर गई है तो हम इसकी गति को कम कर सकते हैं और इसको अधिक भयावह होने से रोक सकते हैं। और यदि ये पूरी तरीके से फ्रैंक फेलियर में चली गई है तब हमारे पास यही उपाय हैं कि हम इसको अधिक से अधिक समय तक उसी स्थिति में रखें जिसमें है, उसको बढ़ने ना दें। और उसके लिए दवाइयों का सेवन अपनी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो दवाइयाँ ऐसी ना हों जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाती हों। इंसुलिन अक्सर ऐसी स्थितियों में ज़्यादा श्रेयस्कर होती है जो कि किडनी को सबसे सुरक्षित स्थिति में रखती है और किडनी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती। इस तरीके के मरीजों को इंसुलिन लेने से बचने की कतई कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ और दवाइयाँ होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष रूप से दी जाती हैं, जिससे उनका न सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो बल्कि गुर्दा भी सुरक्षित रहे। उन दवाइयों का उपयोग आपका डॉक्टर जब आप उसे बताएंगे, जब आप उसे अपनी रिपोर्ट करा के दिखाएंगे या उससे बात करेंगे इस बारे में, तो वो आपको उन दवाइयों को उपयोग के बारे में बताएगा कि उन दवाइयों को कैसे उपयोग किया जा सकता है।
और अंत में जब सारे उपाय विफल हो जाते हैं तो फिर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही उपाय रह जाता है। लेकिन हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसको कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में ना जा पाए हमारा मरीज़, उससे पहले ही हम उसके मधुमेह और ब्लड प्रेशर को इस प्रकार से नियंत्रित करें कि वो बीमारी जहाँ है वहीं थम जाए, या अगर थोड़ी कम हो सकती है तो वो पहले से कम हो जाए। और यदि हम इस तरह के उपाय शुरू से करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। इसको हम बड़े आराम से जटिल होने से रोक सकते हैं। बचाव करने के लिए फिर वही चीज़ है कि शुगर का नियंत्रण या शुगर का नियंत्रण। उसके अलावा कोई भी और दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे इससे बचाव किया जा सके। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना और इसके साथ में ज़रूरी है, शुगर के साथ में ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखना है। ब्लड प्रेशर यदि नियंत्रित रहेगा और शुगर अनियंत्रित रहेगा, या शुगर नियंत्रित रहेगा और ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहेगा, तो हमारे पास ये इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि हमारा पेशेंट नेफ्रोपैथी में या किडनी के फेल्योर होने वाली स्थिति में जा सकता है। जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है उन लोगों को और भी सतर्क रहने की ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों में इस बात के होने की संभावना और ज़्यादा है। तो रोकने के लिए, यदि परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको किडनी प्रॉब्लम हो चुकी है, मधुमेह है, तो उनको ज़्यादा सतर्क रहना है। और जो लोगों को ऐसी स्थिति नहीं है, जिनके यहाँ ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, उन लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि वो लोग अपनी मधुमेह को नियंत्रित करें, ब्लड प्रेशर को बराबर चेक करते रहें। ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल है तो भी उसका रेगुलर चेकअप होता रहे। अपने आप से दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। दर्द की दवाइयों को बहुत अधिक ना खाएं। दर्द की दवाइयाँ अधिक खाने से भी गुर्दे को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और किडनी की समस्याएं बढ़ जाती हैं।